नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और वैसे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो के हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो न्यूज है वो है बीसीसीआई से रिलेटेड, यानी जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की जो बोर्ड है बीसीसीआई, उसके 36वें प्रेसिडेंट की नियुक्ति कर दी गई है। यानी कि अब बीसीसीआई के सौरभ गांगुली अध्यक्ष नहीं रहे, तो उनके जगह पे किनकी नियुक्ति की गई है? तो उनके जगह पे भारतीय जो है फॉर्मर क्रिकेटर रॉजर बिनी जी की नियुक्ति की गई है। और रॉजर बिनी जी के बारे में मैं आपको बता दूं तो भारत ने जब अपना पहला क्रिकेट में विश्व कप जीता था यानी 1983, उस समय ये भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के बदौलत ही भारत जो है विश्व कप जीता था। उसी रॉजर बिनी जी को अभी हाल ही में बीसीसीआई के 36वें प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी के स्थान पे की गई है। अब बीसीसीआई में बहुत सारे पोस्ट में बदलाव किए गए हैं, यानी बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की गई है। तो उसके अलावा यानी कि प्रेसिडेंट के अलावा बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में राजीव शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। वहीं अगर सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी के रूप में जय शाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे, यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी सचिव के रूप में जय शाह को फिर से नियुक्त किया गया है। और बीसीसीआई के ट्रेजरर डिपार्टमेंट के जो हेड है वो आशीष सेलर को नियुक्त किया गया है। अब वहीं अगर हम बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी की बात कर ले तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में देवजीत सैकिया जी को नियुक्ति जो है वो बीसीसीआई के द्वारा की गई है। अब यहाँ पे कुछ और भी आपको जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि आप आईपीएल देखते हैं यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। जब इस आईपीएल को आप देखते हैं तो उसके भी एक चेयरमैन होंगे, तो उसी के चेयरमैन के रूप में अरुण धूमल जी को नियुक्त किया गया है। और जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं यानी कि रोजर बिनी, तो अगर मैं आपको बता दूं तो इन्होंने बीसीसीआई के सिलेक्शन कमेटी के रूप में भी अपना कार्य किया हुआ है, इसीलिए इन्हें अभी हाल ही में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, तो अच्छे से इसे रिवाइज कर ले और कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा यह है कि भारत के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की नियुक्ति की गई है, यानी कि सीजीए की नियुक्ति की गई है। अब कौन भारत के नए सीजीए बने हैं? आपको यहाँ पे दो वर्ड में कंफ्यूजन होती होगी, एक है सीजीए और दूसरा है कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस दोनों वर्ड को अच्छे से समझेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि भारत की कौन बनी है नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इनका नाम है भारती दास और ये जो है भारत की 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स की ये प्रिंसिपल चीफ भी रह चुकी हैं। अब सीजीए का मतलब जो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये भारत सरकार की जो लेखा होती है उसकी ये एडवाइजर के रूप में वर्क करती हैं और भारत सरकार की जो लेखा जोखा का हर एक चीज मामलों पे जो नजर रखता है या हर एक लेखा जोखा के बारे में सारी जानकारी को अपने पास रखता है वो होता है कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन सीजीए जो होती है ये लेखा के मामलों पे ये सिर्फ एडवाइस देने का ही काम करती है, ठीक है, और ये केंद्र सरकार को इन मामलों पे एडवाइस देने का काम करती है। तो उन्हीं के जो प्रमुख के रूप में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में भारती दास को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब ये जो है भारत सरकार की जितनी भी इंटरनल ऑडिट्स है या बाहर की जो ऑडिट है उसके बारे में भारत सरकार को ये एडवाइस देने का काम करेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई फूड का अवार्ड मिला है। लेकिन ये जितने भी जीआई टैग वाले फूड है उन जीआई टैग वाले फूड में
सिर्फ ये हैदराबादी हलीम को ही मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड क्यों दिया गया है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। और किस फूड को जो है इस सूची में रखा गया था और कितने सारे फूड को इस सूची में रखा गया था, यानी इस कंपटीशन में कितने सारे फूड को शामिल किए गए थे, इसको भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो कंपटीशन किया गया था, ये बेसिकली भारत में जितने भी फूड आइटम्स है जिनको जीआई टैग मिल चुका है उनको जो है इस कंपटीशन में शामिल किया गया था। और बेसिकली भारत के 17 फूड आइटम्स को इस सूची में रखा गया था और जिनमें से वोटिंग हुई, और वोटिंग के तौर पे जो है हैदराबाद की एक जीआई टैग वाली फूड आइटम जिसे हैदराबाद हलीम के नाम से जाना जाता है, इस फूड आइटम ने मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड फूड की श्रेणी में जीत लिया है। अब इस फूड के लिस्ट में जो जीआई टैग वाले फूड शामिल किए गए थे, जैसे कि उड़ीसा के रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेव जैसे जो है कुछ फूड आइटम्स जो है इस लिस्ट में शामिल किए गए थे। लेकिन विजेता कौन बनी है, तो हैदराबाद की हैदराबादी हलीम फूड जो है वो इस जो है श्रेणी की विजेता बन गई है। अब ये हैदराबादी हलीम किस तरह का डिश है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहे होंगे कि ये एक तरह की दाल टाइप की डिश होती है जिसमें मीट वगैरह के यूज किए जाते हैं और साथ ही साथ व्हीट और लेंटिल्स वगैरह भी मिलाए जाते हैं और स्पाइसेस वगैरह को मिला के ये जो है डिश तैयार किया जाता है। बेसिकली ये हैदराबाद में रमजान के मौके पे आपको हर एक घर में देखने को मिल जाएगा और ये वहाँ का जीआई टैग फूड आइटम्स है। तो आपको तो पता ही है कि ये आइटम हैदराबाद के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस होगा। अब इस आइटम को जो जीआई टैग प्रदान किया गया था वो 2010 में ही कर दिया गया था। लेकिन जीआई टैग के बारे में आपको एक और इंफॉर्मेशन यहां मैं बता दूं कि जब भी कोई आइटम्स को जीआई टैग दिया जाता है तो बेसिकली उसे 10 इयर्स के लिए दिया जाता है और उससे पहले उसे रिन्यू कराना होता है। तो इस फूड आइटम को जो जीआई टैग मिला था वो 2010 में मिला था और 2019 में यानी कि 2020 से पहले इसने क्या किया कि फिर से अपने जीआई टैग वाले जो टैग है उसे रिन्यू करा लिया है। चलिए यहाँ पे हैदराबाद की बात हो रही है तो हम तेलंगाना के कुछ और भी आइटम के बारे में जानते हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। जैसे तेलंगाना के निर्मल टॉयज और क्राफ्ट्स को भी जीआई टैग मिल चुका है, निर्मल फर्नीचर को भी जीआई टैग मिल चुका है और निर्मल पेंटिंग्स और गदवाल साड़ीज और बैनागन पल्ले मैंगोज एक तरह का आम का किस्म है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो आपको जीआई टैग वाले आइटम को अच्छे से याद रखना होगा और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप जब हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com पे जब आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको जो है हर एक स्टैटिक जीके की इंफॉर्मेशन दी हुई है, वहां पे भी आप जा सकते हैं और कौन से राज्य में कौन कौन से आइटम्स को कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल हमने जो है इस sarkaripareeksha.com साइट पे अवेलेबल करा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 5th असेंबली यानी कि 5वीं सभा से। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया गया है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सौर एनर्जी से रिलेटेड जो सभा की गई है वो सभा जो है भारत में आयोजन किया गया है, यानी इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है और इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो हमारे देश के पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह के द्वारा की गई है। अब इस सभा में जो टोटल देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 20 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन सारे के सारे देश जो है इस सभा में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सौर एनर्जी पे जो है बातचीत करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा एनर्जी को एक्सेस किया जा सकता है और सौर एनर्जी को कितना ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है या एनर्जी का कैसे ट्रांजिशन हो सकता है। इन सब मुद्दों पे इस सभा में चर्चा होने वाली है और इस सभा का आयोजन जो है ये बहुत सालों बाद भारत में किया जा रहा है। अलग अलग देशों में जो है इस सभा का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये जो 5वीं सभा हो रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, इसकी अध्यक्षता इस बार भारत के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि डिफेंस एक्सपो की जो 12वीं एडिशन है उसका भी आयोजन किया गया है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। यानी इसमें रक्षा से संबंधित जितने भी तरह के टेक्नोलॉजी या जितने भी तरह की मार्केटिंग होती है उसकी ये एक तरह का समझो तो ये बाजार
जो है बाजार का आयोजन किया गया है। और ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन होने वाली है। और इसका आयोजन जो है वो गुजरात में किया गया है। इसमें 75 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 75 कंट्रीज अपने अपने टेक्नोलॉजी को इस डिफेंस एक्सपो में शामिल करेंगे। वो अपने टेक्नोलॉजी का प्रदर्शनी करेंगे और बताएंगे कि वो कौन से टेक्नोलॉजी में किस देश के मामलों में आगे हैं। इस डिफेंस एक्सपो से पता चलेगा। अब इस जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है उसकी एक थीम भी रखी गई है। थीम ये है पाथ टू प्राइड, यानी कि जो गौरव की ओर जो रास्ता है उस गौरव की ओर रास्ता को इस साल का इसका विषय रखा गया है। और बेसिकली ये जो डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है इसमें हमारे भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने काफी रुचि दिखाई है, क्योंकि भारत अब जो है धीरे धीरे अगर रक्षा के मामले में बात करें तो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक अवार्ड है जिसका नाम है सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड। इस अवार्ड से साल 2022 के लिए बारबरा मेटकाल्फ को जो है सम्मानित किया गया है। अब ये कहाँ की हैं और इन्हें इस अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बारबरा मेटकाल्फ कौन है। तो ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, यानी इतिहासकार है, और साथ ही साथ जितने भी साउथ एशिया में इस्लाम से रिलेटेड या जो साउथ एशिया के इस्लाम को प्रमोट करने वाले जो स्कॉलर हैं उनमें से ये एक है। और इन्होंने अभी हाल ही में सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड फॉर 2022 का सम्मान जीता है। इन्हें इस अवार्ड के लिए 2 लाख का पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। अब ये जो अवार्ड दिया गया है ये हमारे देश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। और इस अवार्ड को आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है सर सैयद एक्सीलेंस, यानी कि ये जो अवार्ड है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान के नाम पे रखा गया है। और ये जो अवार्ड है हर साल सर सैयद अहमद खान के बर्थ एनिवर्सरी पे किसी न किसी पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने इस्लामिक जो है प्रमोशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या इस्लामिक एजुकेशन में जिनका अहम योगदान रहा है, उन पर्सनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब आपको तो पता होना चाहिए कि सर सैयद अहमद खान कौन थे। तो ये जो थे ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल के ये फाउंडर थे और जिसे बाद में चलकर इसे AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसे जाना गया। और इसकी जो अगर हम देखें कि इन्फ्लुएंस था ये यूनिवर्सिटी, तो विश्व के जो महान यूनिवर्सिटी थे जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन जैसे यूनिवर्सिटी के से ये यूनिवर्सिटी इन्फ्लुएंस था और इसके कारण जो है इस यूनिवर्सिटी को देश में एक अहम ही जो है स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इंडियन पिस्टल शूटर समीर ने सिल्वर मेडल जीता है। अब इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता है ये किस चैंपियनशिप में जीता है और किस श्रेणी में जीता है, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि ये जो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है यानी कि समीर ने ये ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में जीता है। यानी शूटिंग के जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है कहाँ, इजिप्ट के कैरो में। और इस चैंपियनशिप में अभी हाल ही में हमारे देश के होनहार शूटर समीर ने इंडियन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेन जूनियर इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। अब वहीं गोल्ड मेडल की अगर बात करें तो गोल्ड मेडल को चाइना के खिलाड़ी वांग सिवान ने जीता है और ब्रोंज मेडल के भी दावेदार चाइना के खिलाड़ी लियू यांगपान ही रहे हैं। अब इससे पहले जो है अगर बात करें इस चैंपियनशिप में भारत के द्वारा जो मेडल जीते गए हैं, जैसे कि 10 मीटर एयर राइफल जो है टीम इवेंट में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और इसकी जो लीडिंग की जा रही थी वो रुद्रांश बाला साहेब पाटिल के द्वारा की जा रही थी और इन्होंने भी एक नया कीर्तिमान रचा है। अब इस चैंपियनशिप में जो इस चैंपियनशिप अभी आयोजन किया गया है, अभी ये चल ही रहा है, तो इस चैंपियनशिप में भारत ने जो टोटल मेडल जीते हैं वो 14 मेडल अब तक जीत चुके हैं, जिनमें 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 6 ब्रोंज मेडल शामिल है। और साथ ही साथ जो है मेडल टैली में भारत अभी दूसरे स्थान पे बना हुआ है। फर्स्ट स्थान पे जो मेडल टैली में जो देश है वो है चाइना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। हमारा अगला न्यूज ये है कि अडानी एयरपोर्ट के द्वारा
अरुण बंसल जी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये अरुण बंसल जी कौन है और ये अडानी एयरपोर्ट के सीईओ बने हैं, इन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिक्सन जो है, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और इसी कंपनी के ये यूरोप और लैटिन अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन? अरुण बंसल जी। और इन्हें अभी हाल ही में अडानी एयरपोर्ट के सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इनके पास जो इस टेलीकॉम सेक्टर में जो टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो 25 सालों का अनुभव है, और उनके इसी अनुभव के कारण इन्हें सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अडानी एयरपोर्ट तो आपको पता ही होगा कि अडानी यानी कि गौतम अडानी की ये एक कंपनी है, और इस कंपनी की जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में है, और इसकी जो फाउंडेशन की गई थी वो 2 अगस्त 2019 को की गई थी। और ये जो अडानी एयरपोर्ट जो है प्राइवेट लिमिटेड है, ये अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अडानी ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट ये है कि इंडो पाक वाटर डिस्प्यूट जो होते रहते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, उसके लिए अब वर्ल्ड बैंक सामने आया है, और उसने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के तौर पे एक पर्सन को नियुक्त किया है, जो अब जो है इस मामले की देखरेख करेंगे। इनका नाम है मिशेल लिनो, और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, उसके वाटर को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, या उससे रिलेटेड डैम को लेकर डिस्प्यूट्स जो होते रहते हैं, जैसे कि किशन गंगा और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो है इस पे जो भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है उसके सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है, और वो न्यूट्रल एक्सपर्ट है मिशेल लिनो जी। अब ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये इंडस वाटर ट्रीटी पे डिस्प्यूट्स होते आ रहे हैं, ये कब से ये होते आ रहे हैं? तो 1960 से ही होते आ रहे हैं, और ये जो ट्रीटी पे साइन किया गया था ये 1960 में किया गया था। और इस ट्रीटी के समय जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे यानी कि अयूब खान, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम जो है अब इंडस वाटर ट्रीटी कर रहे हैं और इस पे विवाद नहीं करेंगे। लेकिन समय बदलता गया, और समय बदलने के कारण अभी जो इस जो है रिवर पे जो हाइड्रो वाटर प्लांट्स बनाए गए हैं, उन प्लांट के कारण जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में अब फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। उसी को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है अब बीच में आया है, और उसके लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को नियुक्त किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज हमारा यह है कि मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिला है। ये जो नया टाइगर रिजर्व है ये है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये जो टाइगर रिजर्व है ये बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए बनाया जा रहा है। यानी इसकी जो मंजूरी दी गई है ये मध्य प्रदेश के जो ऑलरेडी पूरे इंडिया में विख्यात है पन्ना टाइगर रिजर्व, इसके लिए इस टाइगर रिजर्व को तैयार किया जाना है। क्यों? क्योंकि अभी जो है इस टाइगर रिजर्व में जैसे ही केन बेतवा रिवर की जो प्रोजेक्ट लिंक हो रही है, यानी जो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इसमें जब केन और बेतवा रिवर आपस में जुड़ेंगे तो इस टाइगर रिजर्व यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया जो है ये पूरी तरह अब जो है पानी से भर जाएगा। तो पूरी तरह पानी से भर जाने के कारण वहां उस टाइगर रिजर्व में जो मौजूद टाइगर्स हैं उनको अब इस टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा। कहां? दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। इसीलिए मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा इस टाइगर रिजर्व को हाल ही में मंजूरी दिया गया है। अब वहीं अगर पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो यूनेस्को द्वारा इसे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में भी शामिल किया गया हुआ है 2020 में। यानी पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल पहले से ही हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। अब इनसे रिलेटेड आपके लिए एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सवाल ये है, भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का आधिकारिक शुभंकर भूरसिंह द बरसिंघा है? जी, यानी ये तो एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन इस टाइगर रिजर्व का जो शुभंकर है वो भूरसिंह, जो कि एक बारहसिंघा है, ये इसका शुभंकर है। अब आपको बताना है कि कौन से टाइगर रिजर्व का शुभंकर भूरसिंह, जो कि एक बारहसिंघा है, उसके नाम पे रखा गया है।
तो पहला है नामेरी टाइगर रिजर्व, दूसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व और हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो आपको इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो इसका सही जवाब होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।